तैयारी इस तरीके से कर दो, आपके अच्छे मार्क्स प्लस आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरे आके यहाँ कमेंट सेक्शन में ये कहना कि सर आपने जो ट्रिक बताई थी ये कंप्लीट गलत। बात करूंगा कि आपको बायोलॉजी पैटर्न चेंज हुए हैं, बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट। हेलो बायोटेरिटरी फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं हूँ ध्रुव, आपके साथ यहाँ पे जुड़ चुका हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, आपको अपनी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ मर्ज करके एक जोरदार तैयारी करनी। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। वो आपकी टेंटेटिव डेट शीट के बारे में है, जिसके अंदर मैंने आपका बायोलॉजी का एग्जाम किस दिन होना है, बायोलॉजी आपको किस तरह प्रिपेयर करनी चाहिए, वहाँ भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, सोल्यूशंस दिए। और टेंटेटिव डेट्स जो है वो 17 फेब से ही स्टार्ट हो रही है फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th, राइट। और टेंटेटिव से, लेकिन आपको भी पता है कि पिछले कुछ सालों से जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो मिड ऑफ फेब से ही स्टार्ट होते हैं आपके रिटन। ठीक है, तो थ्योरी पेपर्स आपके मिड फेब से ही स्टार्ट हो रहे हैं और टेंटेटिव में बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये डेट्स में कुछ चेंजेस आएंगे। और टेंटेटिव आप इसलिए भी मान के चल सकते हो कि टेंटेटिव इसलिए भी है क्योंकि इस बार 10th के अंदर 2 टाइम्स बोर्ड होने, राइट। और तो इस वजह से हो सकता है कुछ चेंजेस आगे आपको देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि डेट शीट में कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन देखते रहिएगा, बाकी कोई भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बायोलॉजी की कंप्लीट जो एनालिसिस मैंने करी है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है ना कि अब आपके 5 सेक्शंस आते हैं टोटल। अब उन 5 सेक्शंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, आप अभी थ्योरेटिकली चल रहे होगे, आप अपनी चैप्टर वाइज प्रिपरेशंस कर रहे होगे, राइट। तो चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन रीड करनी है। दूसरा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर से फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, किस क्वेश्चंस की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कौन से आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल चुका होगा, आप अपनी एक एनालिसिस कर चुके होंगे। लेकिन आपको पता है कि पिछले कई सालों से जो पैटर्न चेंज हुए हैं उसके अंदर किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो और आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने डायग्राम सीख लिया, आपने ये देख लिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड में मैंने आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक स्क्रीनशॉट शेयर करी है, जिसमें आप देखिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इवन अगर आप इकोलॉजी चैप्टर को अगर लोगे कि आपको एक जनरल अवेयरनेस है, तो सिर्फ जनरल अवेयरनेस से काम नहीं चलना है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी मैं अपने चैनल के थ्रू आपके साथ इन चीज़ों पे काम कर ही रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मैं आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं जस्ट इन अ मिनट शॉर्ट के अंदर, लाइव सेशंस के अंदर, और आपके वीडियोस के फॉर्म में भी मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज अभी हम सिर्फ ये बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। और ध्यान रखना, आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिक्स करके आपको जोरदार तैयारी करनी है ना। तो आपकी सही स्ट्रेटेजी, आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सटीक बैठे, वो उस तक पहुंचाना वो मेरा काम है। तो आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट मार्किंग स्कीम्स अगर हम देखें तो यूनिट्स की मार्किंग जो आपको पता है कि टोटल 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है। थ्योरी पेपर के अंदर रिप्रोडक्शन इज ऑफ 16 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी 12 मार्क्स, इकोलॉजी 10 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये 12 मार्क्स एंड 10 मार्क्स की 3 यूनिट हैं। इन 3 यूनिट में आप देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स का, तो आपको तीनों पढ़नी है। ठीक है, तीनों यूनिट के आपके चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। यहाँ पर वही आपको अपनी एनसीईआरटी तो टारगेट करनी है सबसे पहले, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर ये 20 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस और आपके इवोल्यूशंस के अंदर बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आप सिर्फ उनको रीड कर रहे हो तो उसमें से काम नहीं चलेगा, आपको उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के अगर आप जाओगे ना, आपको पता है कि हर पेपर के अंदर बच्चा जहाँ कंफ्यूज होता है वो पॉइंट वही है जहाँ पे उससे क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिया जाता है। तो हम उन्हीं घुमावदार क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस घुमाया जाएगा, ठीक है, और आसान बनाएंगे आपके लिए सारी चीज़ें, फिकर नॉट एकदम, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स, आपको रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स इन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हैं। उसके अलावा आपकी ये 12-12 10 मार्क्स की जो 3 यूनिट्स हैं, इसके अंदर जैसे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ के नाम हैं, ऑर्गेनिजम्स के आपको, पैथोजेंस के आपको नाम याद रखने हैं, क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स, किस तरीके से मैकेनिज्म्स होती हैं, क्या काम करता है, किनको कौन से तरीके के एंजाइम्स होते हैं। मतलब आप सिलेबस अगर देखोगे तो आपका सिलेबस 12th का कॉन्सेप्चुअल सिलेबस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मार्किंग समझ में आ गई होगी 16, 20, 12, 12 एंड 10। तो आप इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते। अब आप ये सुन रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते, तो आप सोच रहे हो अरे यार अगर हमें सब छोड़ना नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम करें क्या। नहीं, देखो एनसीईआरटी तो आप अच्छे से कवर कर लो। होता क्या है ना, आप जब नए सेशन आपका जब शुरू होता है, ठीक है ना, वो हर बच्चे के साथ है। जब आप जैसे 11th में रहे होगे, आपको पता होगा आपका रिजल्ट आने वाला होगा, तो आप कहते होगे खुद से यार मेरा इस बार रिजल्ट ठीक आ जाए, मैं शुरू से अच्छे से मेहनत करूँगा। और जैसे ही आप पहुँचे 11th से 12th में, आपने फिर वही ढील करनी शुरू कर दी और आपने क्या करा, पूरा आपने एक जो सिलेबस आपको शुरू से लेके चलने था, जो आपने एक अपने माइंड में सेट करा था, वो कहीं मिस हो गया, है ना। तो वो चीज़ आप कर चुके हो, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। दूसरा, आप वन शॉट्स देख लो, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये काम मत करो कि सिर्फ या तो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, या तो आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको देखो, अब आपको अगर एक स्ट्रैटेजी दूँ सिंपल, तो आप ये कर सकते हो, आप वन शॉट्स देख लो, ये एकदम लास्ट टाइम के लिए है। अभी आपके पास इतना समय है, ये वीडियो अभी बन रही है सितंबर में, राइट। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आगे टाइम कम बचता है, तो उस कम टाइम ड्यूरेशंस में आप क्या कर सकते हो, आप वन शॉट देखो। अब थ्योरी को एक बार लाइन टू लाइन देखो, कौन कौन सी आपने जो वन शॉट में देखी उसमें कौन सी लाइंस जो है जो इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप अभी इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करो। एक बार नोट्स बना लो, स्टिकी नोट्स बना लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉइंटर्स बना लो, और तब क्वेश्चन पेपर्स करते चलो। या एक चैप्टर करा, एक टॉपिक करा, उससे रिलेटेबल क्वेश्चन है। तो ये आपकी अभी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप एग्जाम्स के जितने नज़दीक पहुंचोगे और आपने बायो टच भी नहीं करी होगी और एकदम से आपको याद आएगा कि यार बायोलॉजी भी तो मेरा सब्जेक्ट था, तो वहाँ आप वन शॉट थ्योरी एंड क्वेश्चंस इस तरीके से करना। वन शॉट्स देखना वीडियोस, उसके बाद थ्योरी आप एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी के अंदर लाइन करना आपने जो वन शॉट्स में बनाए होंगे नोट्स, उस बेसिस पे, और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। या ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन डेप्थ, या ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यहाँ पे भी देखो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका हार्ड वर्क आएगा, तभी होगी चीज़ें, मेहनत लगेगी, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है, और सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बात हो गई हमारी यूनिट्स की मार्किंग की। इसके बाद आप देखो आपके सेक्शंस की अगर बात करें, तो आपको पता है सेक्शंस आपके अब 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। 5 सेक्शंस में सेक्शन A to E के अंदर पेपर थोड़ा लेंदी भी होता है, राइट। तो पेपर जो लेंदी होते हैं, हम अगर हर सेक्शंस के अंदर देखें तो सेक्शन A के अंदर आपसे पूछे जाते हैं 16 क्वेश्चन, जो कि आपके 1 मार्क्स के होते हैं, जिसका टोटल बनता है हमारा 16। सेक्शन B के अंदर आप देखो 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन,
दैट मेक्स इट 10। सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स इच, 21। ठीक है, ये सेक्शन आप देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जा रहा है आपका। सेक्शन ए के अंदर मार्क्स वही मिलेगा जो आपने सही लिखा होगा। सेक्शन बी के अंदर थोड़ा आपका थ्योरेटिकल आ जाता है, तो ठीक है, आप अगर मैंने बोला ना रिलेटेबल लिखोगे, ऐसा नहीं करोगे कि क्वेश्चंस एकदम ब्लैंक छोड़ कर आओ, तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर आंसर नहीं पता है, आप रिलेटेबल लिख कर आओगे, तो वहाँ पर आपको चांसेस हैं कि नंबर एग्जामिनर दे दे। सेक्शन डी, और आपका प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपकी राइटिंग, राइट। सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, जो कि बनाते हैं 8 मार्क्स टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो सेक्शन डी होते हैं ना, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं अभी हम इस पे भी आएंगे। और सेक्शन सी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि 5 मार्क्स ईच कैरी करते हैं, 5 मार्क्स ईच कैरी कर रहे हैं, जो कि 15 मार्क्स बनाते हैं टोटल। अब आपको पता है ये जो 15 मार्क्स होते हैं ना, ये आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, आप मान के चलो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उसको पढ़ा है, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पैटर्न, जो आपका एग्जाम का फॉर्मेट आता है सेक्शन वाइज और कितने मार्क्स का क्या होता है, ये बात हो गई। ये यूनिट आपको पता चल गया, यहाँ आपको मार्क्स पता चल गया। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपके पेपर के अंदर अगर सेक्शन ए है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस किस तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकते हैं, मतलब आपसे कोई एक फंक्शन पूछा गया है या आपसे कोई डेफिनेशन पूछी गई है और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इमस्कुलेशन एंड बैगिंग दिया गया है और पूछ ले कि ये दोनों जो स्टेप्स हैं ये किससे इन्वॉल्व है, तो आपको डायरेक्टली पता है इट इज़ अ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिनेरियो बेस्ड। क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिनेरियो बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे और पूछे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जैसे अगर आप म्यूटेशन का कोई क्वेश्चन ले लो, है ना, और म्यूटेशन के अंदर आपको कोई एक मान लो एक सीक्वेंस दे दिया, है ना। अभी कल भी जैसे हमने डिस्कस करा था लाइव सेशन के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, आपको मान लो एक सीक्वेंस दे दें और सीक्वेंस के अंदर आपको 2-4 आपको डिफरेंस करके दिखाते हैं डिलीशन का, इंसर्शन का, तो आपसे पूछ लें कि अब ये डिलीशन इंसर्शन हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है। ठीक है, या इसकी वजह से क्या हो रहा है। या अगर सिनेरियो बेस्ड में आए, सिनेरियो में अगर आपसे इकोलॉजी यूनिट के अंदर जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से पूछ ले, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पूछ ले, राइट। तो सिनेरियो मतलब आपको कोई एक ऐसा सिचुएशन दी है जिसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट करना है उसको, उसके बेसिस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप सोच रहे हो, तो आपको अपनी पूरी, ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट बस पता हो, आपको ये भी पता हो कि उस टॉपिक, उस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। जैसे सिनेरियो बेस्ड के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको मैं RNAi का एक एग्जांपल दे सकता हूँ। RNA इंटरफेस कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे टोबैको प्लांट्स को रेजिस्टेंस बनाता है, क्या चीज़ होती है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, इकोलॉजी, किसी भी चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, फिर असर्शन रीजनिंग के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर आपको पता ही है, असर्शन आपको एक दिया जाता है एक स्टेटमेंट और उसका एक रीज़न। अब आपको ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट का जो रीज़न है वो दोनों सही है, या जो असर्शन है और जो रीज़न दिया है वो रीज़न असर्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, या एक सही है एक गलत, या दोनों गलत है, राइट। उसके बाद इमेज बेस्ड, ठीक है, इमेज बेस्ड में आपको कोई एक डायग्राम दे देगा, ठीक है, और डायग्राम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले। फॉर एग्जांपल आपको PBR 322 का एग्जाम दे दे, PBR 322 का दे दे, ठीक है, इमेज आपको बना के दे दे। अब आपसे पूछ ले इसमें कि टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस है वो किस तरफ होती है, या एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस साइट कौन सी होती है। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह PCR के अंदर पूछ सकते हैं। एक बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है जो कि है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो से रिलेटेड, जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है।
वो क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स के लेकर आपके सेक्शन किसी भी पार्ट में डाल के वो पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर है आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब एक करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से रीड करी होगी, राइट, तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आएंगी कि जो स्टेटमेंट दिया है, या आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी, तो आप वो स्टेटमेंट बता पाओगे कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत, या स्टेटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन ए के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी कितनी वैरायटी आ जाती है। उसके बाद अगर आप देखो सेक्शन बी टू ई पे अगर हम चले, अब बी टू ई में मैंने आपको ना क्या करा है, मैंने सारे आपको मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें सेपरेट करके बता दूंगा कि ए बी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन, सी के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी टू ई के अंदर ये कुछ क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है तो सेक्शन सी में टाइप का क्वेश्चंस आए, हो सकता है बी में भी पूछ ले। तो सेक्शन बी टू ई की प्रिपरेशंस किस तरह से होनी चाहिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको इकट्ठा यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो बी टू ई के अंदर सबसे पहला ऑब्वियस, जैसा कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपको किस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। फिर आता है डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस। डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस में जैसे कि आपने ट्रांसक्रिप्शन, राइट, तो ट्रांसक्रिप्शन जो एक मैकेनिज्म है, राइट, उसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास उसमें प्रोमोटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और एक टर्मिनल पॉइंट होता है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, यूकैरियोट के अंदर क्या प्रोसेस हो सकता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेस में आए पीसीआर के अंदर किस तरीके से काम करता है, कैसे इन विद इन आर वो कितनी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकता है, तो वो प्रोसेस क्या है, एम्प्लीफिकेशन के अंदर क्या होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस मैकेनिज्म क्या है किसी चीज़ की, ठीक है, या ठीक है, हाँ, इस तरीके से जो क्वेश्चन है जो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर रीजन वाई एंड जस्टिफाई, मान लीजिए आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो, अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए आपसे इकोलॉजिकल चैप्टर से कोई एक सिनेरियो, एक केस दिया गया है, ठीक है। अब उस सिनेरियो और उस केस के बेस पे आप अपना आंसर जस्टिफाई करोगे कि आप उसे सपोर्ट करते हो कि नहीं, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सीटू एंड एक्स सीटू के जो मेथड्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर, तो वो दोनों कंजर्वेशन मेथड्स जो हैं उनमें से कौन सा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक्स सीटू मेथड जो है वो बेनिफिशियल है, तो वो क्यों है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे प्रोसेस ये आपके जस्टिफाई करना है कि आपको एक सीन दिया है, एक सिनेरियो दिया गया है, उस सिनेरियो में ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपसे एक क्वेश्चन दे दी जाए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्यों यूज़ करे जाने चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव वहाँ यूज़ करे जाने, तो क्या आपके हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो क्यों यूज़ किए जाने चाहिए। तो आप उसके रीजंस दोगे कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगा, दूसरा कंटामिनेशन से बचाएगा, किसी वायरल या किसी बैक्टीरियल या पैथोजेनिक डिजीज से बचाएगा। तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, जैसे आपका एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ठीक है, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग पैरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशंस किसके हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जहाँ पे आपको पता है ना इसके अंदर वीएनटीआर का क्या रोल होता है, ये पूछ से देता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करेगी, राइट। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो आप पढ़ रहे हो पर्टिकुलर चैप्टर, उसका क्या एप्लीकेशन है। सिमिलरली जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, ठीक है, और क्लोनिंग कैसे की जाती है, और
कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाया जाता है, तो कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं, तो वो एप्लीकेशन वो क्यों, उनका यूज़ क्या है, ताकि इस होस्ट में इंसर्ट कराया जा सके जीन ऑफ डर्ट को, है ना। तो वो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम आए सीबीक्यू आपके वही ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो कि मेनली आपसे सेक्शन डी के अंदर पूछे जाते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर जो सीबीक्यू क्वेश्चन है वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो ग्राफ के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, वो डायग्राम के फॉर्म में हो सकते हैं, वो पैसेज आपको दे दिया जाए, और वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो आपको सीबीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली आंसर किन बेसिस पे करना होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, अप्लाई, लर्निंग और गिव कंक्लूजन, ठीक है। आप अपनी एनालिसिस करते हो, पर्टिकुलर आपको जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक पैसेज दिया है या आपको कोई ग्राफ दिया है, आप उसको स्टडी करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो, तो आपके आइडेंटिफिकेशंस के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन दिया करें, आप उसके बेसिस पे आपको एनालिटिकल आंसर करोगे। उसके बाद आपने जो पढ़ा है पर्टिकुलर, आपको समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो किस टॉपिक से, तो उस टॉपिक के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बताओगे। फिर उस चीज़ का ये पूरा एनालिसिस करके एक कंक्लूजन दोगे कि उसका रोल क्या है, तो वो आ जाता है कंक्लूजन टाइम। तो सेक्शन केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिफ्थ पार्ट के अंदर आपका जो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सेक्शन ई, वो है इन डेप्थ नॉलेज के बेस पे क्वेश्चंस, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज के बेस पे। तो इन डेप्थ नॉलेज के केस के अंदर भी आपसे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के फॉर्म इसी तरीके से हो सकते हैं जैसे सेक्शन 4 का है, या डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज आपको देनी होती है पर्टिकुलर जो टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपके डायरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपसे बी के अंदर पूछ लेते हैं, रीजंस, जस्टिफाई, एप्लीकेशन आपसे सी पार्ट के अंदर पूछ लेते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन डी के अंदर, और इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे ई पार्ट के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, आपके चैप्टर्स की तैयारी आप एनसीईआरटी से करो, आप ये भी देख लो कि आपसे कौन से क्वेश्चन कितने फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे आप तैयारी करते हो, आप चैप्टर पढ़े आपने, ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपने ये देखा कि आपके क्वेश्चंस जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप ये देखना भूल गए कि उस क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या था। आपको क्वेश्चन भी पता चल गया, आपको थ्योरी भी आती है, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उस आंसर को करने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। और वो डिफ़िकल्टी क्यों आएगी, क्योंकि अब जो पैटर्न है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। क्या नॉलेज आपने गेन करी, क्या एनालिसिस करी, उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करनी पड़ती है अपनी नॉलेज, ठीक है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस विच आर, आज का पैटर्न जो चल रहा है प्रेजेंट, उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े, आप अपने सेक्शंस को आप समझ गए, और आप अपने सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं आप ये भी शायद यहाँ पे समझ गए होगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे यहाँ मिलेंगी, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लाइव सेशंस के अंदर आपके चैप्टर वाइज मेरे डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है। आप वो ज्वाइन करना चाहो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वन शॉट, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि अभी वन शॉट जैसा मैं आपको गाइड करा उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे चीज़ें लेकर ही चलूँगा कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप चैप्टर वाइज चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, आप अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो वही चीज़ें लाइव सेशंस के अंदर अभी जो हम लेके चल रहे हैं चीज़ें, वो आपके एनसीईआरटी बेस पे हैं, आपकी 9 to 9 आपके टॉपिक वाइज आपके अच्छे से कवर अप कराए जा रहे हैं। एक बार वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम अपने वन शॉट और क्वेश्चंस इन दोनों को साथ में लाते रहेंगे। क्वेश्चंस मैं अभी भी डालते रहता हूँ, क्लास 10th के मैंने डाले हैं, क्लास 12th के भी जल्दी डालने वाले हैं। और क्लास जैसे 10th के अंदर एक दिन एक सवाल एक सोल्यूशन रहता है, उसी तरीके से 12th के अंदर भी यही चीज़ रहेगी, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन मैं रिलीज़ करूँगा उस क्वेश्चन के साथ में ये भी चीज़ रिलीज़ कर देता हूँ कि वो किस चैप्टर का है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको थ्योरी और किस तरीके से क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और अब मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिसको आप एक बार एनालिसिस कर लो, आप देख लो, ठीक है।
कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो अभी हाल ही जो अभी आपका 2025 का जो इस साल पेपर हुआ है वही पेपर है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने शेयर करे हैं, आप देख लो। वो सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं फॉर्मेट के बेसिस पे आपको मिलेंगे। और अगर आप तैयारी इस तरीके से करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स, प्लस आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आया, तब आप मेरे आके यहाँ कमेंट सेक्शन में ये कहना कि सर आपने जो ट्रिक बताई थी ये कम्प्लीटली गलत थी। ठीक है, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करिए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। इन स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। तैयारी करो एकदम जोरदार।